हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। यदि आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको उसको सिर्फ रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी असंभव है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का प्रमुख मोटिवेशनल। क्या है आपका मोटिवेशन, देखते हैं। तो दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखना है, तभी आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे आसानी से। तो दोस्तों, हम जो सेशन आज लेकर आए हैं वह सेशन में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में विश्लेषण किया गया है, जैसे कि आपको इस मध्य प्रदेश प्रवाह तंत्र में दिखाया गया है। इसमें कौन सी नदियाँ किधर की ओर बहती हैं, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसे आपको नोट करते जाना है वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की कृषि पर नदियों और सिंचाइयों के अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों को कृषि आधारित राज्यों की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। नदियाँ न सिर्फ सिंचाई करती हैं, बल्कि जल विद्युत उत्पादन, मत्स्योत्पादन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। राज्य में नर्मदा और यमुना बेसिन के विशाल क्षेत्र हैं। अनेक नदियों के उद्गम व प्रवाह के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रमुख चीज़ बनती है, जो मध्य प्रदेश क्या है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और सभी नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ उत्तर की ओर, कुछ दक्षिण की ओर, कुछ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की सीमा दो नदियाँ तय करती हैं, चंबल नदी और ताप्ती नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग पर है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, नर्मदा नदी। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से होता है। यह तीन राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बढ़ौच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो यह मुख्य चीज़ क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। आगे देखते हैं, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा 1070 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे अन्य नाम भी हैं, जैसे रेवा, सोगो देवी, मैकाल सुता, नामोदास, शंकरी। इसके द्वारा निर्मित कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कपिल धारा और दुग्धारा जलप्रपात अनूपपुर में है, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में है, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, खरगोन, दर्दी जलप्रपात मंदार जलप्रपात हैं। इसके दाएं तट की सहायक नदियों में हिरन, तिंदोनी, बरना, कोलार, मान, ऊटी, हथनी आदि हैं। इसके बाएं तट की सहायक नदियों में बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, शेर शक्कर, गंजाल और गोई है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध इंदिरा सरोवर, जो कि खंडवा में है, सरदार सरोवर, जो कि नवागांव गुजरात में है, जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा बांध है, महेश्वर परियोजना महेश्वर में स्थित है, तथा इसके तट पर कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ इत्यादि हैं। तो दोस्तों, ये था नर्मदा नदी के बारे में पूर्ण विश्लेषण। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा नदी हमारे चंबल नदी। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी चंबल का उद्गम स्थल इंदौर जिले में महू के समीप जानापाव पहाड़ी है। यह नदी इटावा के समीप यमुना में विलीन हो जाती है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे धर्मावती तथा चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पार्वती, बनास, काली सिंध आदि हैं। चंबल नदी भिंड, मुरैना तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, प्रमुख चीज़ क्या है कि चंबल नदी खड्डों एवं बीहड़ों का निर्माण करती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 650 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का भी निर्धारण करती है। तो दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। यह मंदसौर जिले में चूले जलप्रपात बनाती है। चंबल नदी पर निर्मित बांध बांधों से हैं। गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा राजस्थान में है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, गाजर से गा से गांधी सागर, जा से जवाहर सागर, रा से राणा सागर। चंबल के किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, मंदसौर, कोटा, चित्तौड़गढ़, मुरैना, इटावा इत्यादि हैं। इस नदी के द्वारा अपनालिका अपर्दन से भिंड, श्योपुर एवं मुरैना से बीहड़ों का निर्माण हुआ है। मुरैना जिला अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। चंबल के बीहड़ बागियों की शरण स्थली के रूप में कुख्यात रहा है। तो दोस्तों, यह चंबल नदी बीहड़ बागियों की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं,
इसमें बांध कौन कौन से हैं, तो इसमें मुख्य 3 बांध हैं, इसको हम गाजर के साथ दर्शा सकते हैं। गा से गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है, जा से जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान में है, और रा से राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था चंबल के बारे में। चलिए हम चलते हैं अपने अगली नदी के बारे में, जो कि है सोन नदी। तो दोस्तों, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बहती हुई पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सोन नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जोहिला है, बनास है, गोपद है, रिहंद है। इसमें एक बांध है। शहडोल जिले के देवलोन में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है। और यह परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है, जो कहाँ पर बना हुआ है? शहडोल जिले के देवलोन में बाण सागर परियोजना स्थित है। अगली नदी हमारी है ताप्ती नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई नगर में होता है। और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की भांति यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, शिवा तथा बोरी है। यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके साथ साथ नर्मदा नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती थी। ताप्ती नदी के समीप बुरहानपुर शहर स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल जिलों में बहती है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपार ताप्ती, लोअर ताप्ती अवस्थित है। तो इसकी प्रमुख परियोजना कौन सी है? अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती इसकी प्रमुख परियोजना है। और यह नदी एस्चुरी निर्माण करती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम कहाँ है? बैतूल जिले के मुल्ताई नगर में इसका उद्गम है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ हैं पूर्णा है, शिवा है, बोरी है। और इस नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? इस नदी किनारे पर बुरहानपुर शहर स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल वाले जिलों में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ताप्ती नदी के बारे में। इसके साथ साथ यह नदी कहाँ से बहती है? यह नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और यह नदी भी खंभात खाड़ी में गिरती है। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र था। और नर्मदा नदी भी एस्चुरी निर्माण करती थी, जिसे कहते हैं ज्वार नादमुख निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले नदी की ओर चलते हैं, जो कि है बेतवा नदी। दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमारा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। उद्गम कहाँ से है? रायसेन जिले के कुमारा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। इसका पौराणिक नाम क्या है? इसका पौराणिक नाम है वेत्रावती। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है यह? हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बीना, धसान, सिंध, मालिनी इत्यादि हैं। बेतवा की सहायक बीना नदी सागर जिले के पास राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है। तो दोस्तों, प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि भालकुंड नामक जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसका पौराणिक नाम क्या है? इसका पौराणिक नाम है वेत्रावती। किसकी इसकी सीमा बनाती है? तो यह नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बीना है, धसान है, सिंध है, मालिनी है। तो ये थी बेतवा के बारे में जानकारी। चलिए हम चलते हैं आगे, इसी के बारे में और कुछ है। विदिशा, ओरछा, सांची, गुना इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। बेतवा नदी पर माता टीला व राजघाट बांध बने हुए हैं, जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना के हिस्से हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। अगला है सिंध नदी। सिंध नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरौंज के समीप से निकलती है। यह नदी सिंधु नदी, दतिया, भिंड, शिवपुरी एवं गुना जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी गुना जिले को 2 समान भागों में बांटती है। तो दोस्तों, सिंधु नदी गुना जिले को 2 समान भागों में बांटती है। उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरौंज के समीप से इसका उद्गम स्थल है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी। इस नदी का उद्गम इंदौर के समीप काकरी बारडी पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा नदी उज्जैन तथा देवास जिलों में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे
उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। क्षिप्रा की सहायक नदी कौन सी है? खान है। इस नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत उज्जैन में सिंहस्थ उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहीं पर क्षिप्रा नदी पर राम घाट स्थित है। इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कुंभ के दौरान इस घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। तो दोस्तों क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के काकरी बारडी पहाड़ी से निकलती है। उज्जैन और देवास जिलों से बहती हुई चंबल नदी मिल जाती है। लंबाई 195 किलोमीटर है। इसे मालवा गंगा कहते हैं। यहाँ पर क्या लगता है? सिंहस्थ मेला लगता है हर 12 वर्ष के उपरांत पर। यहाँ पर कौन सा घाट है? राम घाट है। चलिए आगे चलते हैं। काली सिंध नदी। इस नदी का उद्गम देवास जिले के बागली गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह राजगढ़ एवं शाजापुर जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उद्गम कहाँ से है? देवास जिले के बागली गांव से। लंबाई 150 किलोमीटर। अगली बात करते हैं तवा नदी के बारे में। तवा नदी क्या है? यह नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है तथा होशंगाबाद के समीप नर्मदा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर निर्मित हुआ है, जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी अभयारण्य के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी तथा तावा नदी के संगम द्वारा मंदार जलप्रपात, जो कि खंडवा में स्थित है, का निर्माण होता है। दोस्तों तवा नदी कहाँ पर स्थित है? तवा नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है। होशंगाबाद के समीप नर्मदा मिल जाती है। एक प्रकार से इसे कह सकते हैं नर्मदा की सहायक नदी भी कह सकते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तावा नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के मध्य में स्थित है। यहाँ पर जलप्रपात कौन सा है? मंदार जलप्रपात है, जो कहाँ है? खंडवा पर है। अगली बात करते हैं हम वैनगंगा के बारे में। वैनगंगा क्या है? सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में वैनगंगा का उद्गम स्थल है। सिवनी में यह अर्धचंद्राकार बनाती हुई बहती है। इसके बाद बालाघाट भंडारा जिले से बहती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से है? सिवनी के मुंडारा क्षेत्र में इसका उद्गम है और यह महाराष्ट्र में बहती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। चलिए, कान्हन, पेंच, चूलबंद, चंदन और बावनथड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वैनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। आगे जाकर वैनगंगा नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार वैनगंगा नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। छपारा में वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि एशिया में सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से शुमार है। तो वैनगंगा वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। वैनगंगा आगे जाकर गोदावरी नदी मिल जाती है। इस प्रकार वैनगंगा नदी गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी भी है। छपारा में वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि एशिया में सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से शुमार है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? संजय सरोवर बांध कहाँ पर है? वैनगंगा नदी पर स्थित है। और सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि प्राणहिता किसका संगम है? प्राणहिता वैनगंगा और वर्धा का संगम है। वैनगंगा इसकी सहायक नदी होती है। तो वैनगंगा मध्य प्रदेश में किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं कहलाती है, यह कहलाती है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। आगे बात करते हैं कान्हा नदी के बारे में। यह नदी छिंदवाड़ा जिले में पश्चिमी पठार से निकलती है और देवगढ़ के सुप्रसिद्ध किले के पास बहती हुई नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह वैनगंगा के दाएं तट पर संगम करने वाले प्रमुख नदियों में से एक है। अगली नदी है पेंच नदी। पेंच नदी क्या है? कान्हा की सहायक नदी है। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। नागपुर जिले के कामठी के निकट यह कानन में मिल जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कानन की सहायक नदी। ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी ये मध्य प्रदेश की नदियाँ, इसलिए हमें इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। अगली नदी है बावनथड़ी। बावनथड़ी यह सिवनी जिले से निकलती है। दक्षिण की ओर बहती हुई भंडारा जिले में प्रवेश करती है। सिवनी से उसका उद्गम है और दक्षिण की ओर बहती हुई भंडारा जिले में प्रवेश करती है। अगला है पार्वती नदी। पार्वती नदी इसका उद्गम विंध्यन गागार के उत्तरी ढाल से है। मध्य भारत पठार पर यह नदी गुना जिले से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है कुनू नदी। कुनू नदी यह नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है। अपने उद्गम के बाद यह नदी सकरी घाटी में बहती हुई मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्वती नदी और जो कुनू नदी है अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल पार्वती का विंध्यन गागार के उत्तरी ढाल से है और कोनो का शिवपुरी पठार से है। अगले नदी को हम बढ़ते हैं, जो कि है केन नदी। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है।
ठीक है दोस्तों, तो यह विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है क्वारी नदी। क्वारी नदी, यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। भिंड जिले की लाहार तहसील में यह नदी सिंध नदी में मिल जाती है। उसके बाद है टोंस नदी। टोंस नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित है। मैहर के समीप तमास कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो यह है टोंस नदी, जो कहाँ से निकलती है, कैमूर पर्वत श्रेणी में उद्गम है, तमास कुंड जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अगली है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों में बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रवेश करती है। यह नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह नदी का नाम क्या है, माही नदी। और यह नदी भी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम है। और यह नदी धार, झाबुआ, रतलाम जिलों से बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है। और यह नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। चलिए हम अगली नदी को बढ़ते हैं। और हमारे तो दोस्तों, ये थी प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ इतनी हैं। आइए हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, जो एक टेबल के रूप में आपके पास उपस्थित है। दोस्तों, पहली नदी हम नर्मदा, लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर। उद्गम कहाँ है इसका, अमरकंटक अनूपपुर में है। सहायक नदी कौन सी है, हिरन, बनास, चंद्रकेसर, कूनर, बरना तथा तवा, शेर, शक्कर, मान, हाथनी, बंजर। गुजरात की खंभित खाड़ी में इसका क्या है, अरब सागर में इसका अवसान स्थल, मतलब वहाँ पर समाप्त होती है। दूसरी नदी है चंबल नदी, 965 किलोमीटर। उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर। सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध है, पार्वती, बनास, क्षिप्रा है। अवसान स्थल कौन सा है, यमुना, इटावा, उत्तर प्रदेश में। तीसरी नदी के बारे में बात किए थे, सोन नदी, लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर से। सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। इसका अवसान स्थल कहाँ पे है, पटना, बिहार के पास गंगा में जाकर ये मिल जाती है। चौथी है ताप्ती, लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई। सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी, शिवा। अवसान स्थल कहाँ पर है, खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। पांचवा बेतवा, लंबाई कितनी है, 380 किलोमीटर। उद्गम स्थल रायसेन के कुमारा गांव। सहायक नदी बीना, धसान, सिंध। इसका अवसान स्थल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में इसका अंतिम स्थान है। ठीक है। छठवां है छिपरा, लंबाई कितनी, 195 किलोमीटर। उद्गम स्थल इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से। सहायक नदी खान नदी, मिलती कहाँ जाके, चंबल में मिलती है। शतमा तवा, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल पचमढ़ी महादेव पर्वत से। इसकी सहायक नदियाँ देनवा, मालनी, शुकतवा, कालीभीत। अवसान स्थल कहाँ पर है, होशंगाबाद के निकट नर्मदा में। अगला है वेनगंगा, लंबाई 570 किलोमीटर। उद्गम स्थल मुंडारा क्षेत्र में स्थित राजोलताल कुंड से, जो कि सिवनी पर है। सहायक नदी कौन सी है, कान्हन, बावनथड़ी, वर्धा, पेंच, मुंदर, बाग। अवसान स्थल कहाँ पर है, वर्धा में। अगली नदी है 9 नंबर काला सिंध। काली सिंध की लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर है। उद्गम स्थल बागली गांव, देवास में है, राजस्थान में, चंबल में। अगला है केन, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, गुरबे, वर्मा, सनार, यमुना में इसका उद्गम स्थल। तो दोस्तों, हमने आज नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी नदियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो सब आपको दी गई हैं। अतः इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। यदि वीडियो में तेज गति से बात कही गई हो तो आप उसे स्लो करके देखें, परंतु यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में जो भी कंटेंट दिया गया है वह पूर्णतः सत्य है। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करें और इसे बार बार रिवाइज करें। एक बार पूर्ण स्टडी शुरू से लास्ट तक फिर से करें, और लास्ट में जो टेबल दिया हुआ है उसका एनालिसिस आप अपने अनुसार स्वयं से करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लुकिंग दिस वीडियो।